आज हम लोग पराध्वनिकी यानी अल्ट्रासोनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पराध्वनिकी मतलब होता है पराश्रव्य तरंगों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, तो कोई भी अल्ट्रासोनिक वेव, तो पहले हम लोग जान जाएंगे कि आवृत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं यांत्रिक तरंगे। ठीक है, बात की जाए यदि फ्रेक्वेंसी की, तो उस फ्रेक्वेंसी के आधार पे कितने प्रकार के हैं। तो वेव को यदि बांटा जाए साउंड वेव को, तो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले जितने भी हैं, और एक जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा वाले साउंड हैं, और एक जो 20,000 हर्ट्ज से भी 20 हर्ट्ज से भी कम वाले साउंड हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 3 प्रकार के तरंगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का है, उन सारे तरंगों को हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी ऑडिबल वेव। और यदि 20 हर्ट्ज से कम वाले हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, यानी इंट्रासाउंड वेव्स। और जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हों, उनको बोलते हैं हम लोग पराश्रव्य तरंगे, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे पराध्वनिकी क्या है, तो पराश्रव्य तरंगों का अध्ययन ही पराध्वनिकी कहलाता है। द स्टडी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। लिखेंगे हेडिंग आवृत्ति के आधार पर यांत्रिक तरंगों के प्रकार। काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यांत्रिक तरंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार के होते, तो लिखेंगे आवृत्ति के आधार पर यांत्रिक तरंगों को निम्न 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला श्रव्य तरंगे अथवा ध्वनि तरंगे, दूसरा अवश्रव्य तरंगे या इंट्रासाउंड वेव्स, तीसरा पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक्स वेव। ऑडिबल वेव्स, इंट्रासाउंड वेव और अल्ट्रासाउंड वेव। पहला हेडिंग डालेंगे ऑडिबल वेव्स या श्रव्य तरंगे अथवा ध्वनि तरंगे। क्या लिखेंगे, वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज के मध्य होती हैं, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से 1.66 सेंटीमीटर होती हैं। इनकी वेवलेंथ बता दिया, और इन्हीं आवृत्तियों को ही हम लोग सुनते, बोलते, समझते हैं। इनको हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो दोज मैकेनिकल वेव्स in which the frequency lies between 20 Hz to 20 kHz is known as audible waves। वे सारे कौन सी तरंगे कहलाती हैं, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से 1.66 सेंटीमीटर होती हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे अवश्रव्य तरंगे, इंट्रासाउंड वेव। लिखेंगे वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। दोज मैकेनिकल वेव्स विच हैव द फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंट्रासाउंड वेव, अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से भी अधिक होता है। इट्स वेवलेंथ इज मोर देन 16.6 मीटर। जैसे भूकंप की तरंगे, ये सारे तरंगे हम नहीं सुन पाते हैं। कौन सुन पाता है, तो कुत्ता हुआ, चमगादड़ हुआ, ये सारे। इसीलिए भूकंप वगैरह से पहले कुत्ते भागने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, चमगादड़ वगैरह उड़ करके अपने
जगह जाने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये सारे भूकंप की तरंगों को सुन पाते हैं, इंट्रासोनिक साउंड वेव्स को ये सब सुन पाते हैं। हमारे कान इतने 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी वाले साउंड्स को नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए इन सबको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। तीसरा लिखेंगे पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रवण की उच्च सीमा से भी ऊपर अर्थात 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। दोज मैकेनिकल वेव्स in which the frequency is more than 20 kilohertz, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इज नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। इनकी तरंगदैर्घ्य 1.66 सेंटीमीटर से कम होती है। इन्हें भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इन्हें कौन सुन पाता है? कुत्ते, बिल्ली आदि सुन पाते हैं। तो इन्हीं तरंगों के बारे में बात करना है हमें, पराश्रव्य तरंगों के बारे में, अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव के बारे में बात किया जाए तो क्या है अल्ट्रासाउंड वेव्स, पराश्रव्य तरंगे? तो पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई न दे। इनकी यानी वेवलेंथ 1.6 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक हो जाती है। तो साधारणतया मानव की श्रवण शक्ति, हियरिंग कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यानी वाइब्रेशन प्रति सेकंड तक होता है। इसीलिए 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाले ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अल्ट्रासोनिक्स के बारे में बात की जाए तो द स्टडी एंड यूज ऑफ प्रेशर वेव्स दैट हैव अ फ्रीक्वेंसी एक्सेस 20,000 hertz and are therefore inaudible to the human ear is known as ultrasonics। तो इसके बारे में अध्ययन जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा के साउंड वेव्स हों। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ध्वनि का वेग जो होता है गैस में होता है 330 मीटर पर सेकेंड, द्रव में होता है 1200 मीटर पर सेकेंड और ठोस में होता है 4000, लगभग 3 गुना होता है, 3 से 4 गुना होता है। तो बढ़ता जाता है। जैसे गैस में यदि 330 मीटर है तो 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा द्रव में होगा 1200 मीटर, ठोस में होगा 4000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना वो बढ़ता है लगभग 3 or 4 टाइम्स। ठीक है, 3 या 4 गुना लगभग बढ़ता जाता है। गैस में जितना उसका साउंड होगा उससे 3 गुना ज़्यादा, लिक्विड में उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा सॉलिड में बढ़ता है। ठीक है, तो जो कि मैंने बताया कि पराश्रव्य तरंग 1.66 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ठीक है, तो इनकी सूक्ष्मता जो होती है ना ये प्रकाश तरंग के तुल्य हो जाता है। प्रकाश की तरंगे भी इतनी ही सूक्ष्म होती हैं लगभग में। तो इसीलिए पराश्रव्य ध्वनि का तरंग साधारणतया इसी के रेंज में होता है और सेंटीमीटर में होता है। ये अपनी सूक्ष्मता के ही कारण ये तरंगे उद्योग धंधों तथा अन्वेषक कार्यों में उपयुक्त सिद्ध हुई है।
तो इसी अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज हम लोग आजकल ढेर सारे इंडस्ट्री में कर रहे हैं, नई नई खोजों में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज मैं दिखा रहा हूँ। इस रेंज में आप देख सकते हैं इंट्रासोनिक को, अल्ट्रासोनिक को और सोनिक को। तो देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि जो भी 20 हर्ट्ज है और यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज है, इसके बीच के जो साउंड है ना, ये श्रव्य हैं, ऑडिबल। क्या है? ऑडिबल हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले जो हैं ये हैं इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले हैं अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य। तो इनका कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इंफ्रासोनिक का यूज ये लो बेस नोट्स होते हैं, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक एनिमल सुनते हैं और जनरली अन्य चीज़ों में यूज होता है। लेकिन इन अल्ट्रासोनिक वेव का मेडिकल और डिस्ट्रक्टिव पर्पस से यूज किया जाता है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है, उसके आगे के ध्वनियों का 2 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच के ध्वनियों को डायग्नोस्टिक उपचार और एनडीई में यूज किया जाता है। तो ये तो रहा पराश्रव्य ध्वनियों के क्या क्या उपयोग हैं। अब देखेंगे इनका उत्पादन कैसे होता है। तो पराश्रव्य ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स कैसे होता है। तो इनके निम्न विधियां हैं। पहला, यांत्रिक जनित, मैकेनिकल जनरेटर। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए कोनिंग, उन्होंने छोटे छोटे ढेर सारे फायरिंग्स लिए, स्वरित्र लिए, उसके द्वारा 90,000 कंपन प्रति सेकेंड तक की पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की थी। तो ढेर सारे फायरिंग्स से कोनिंग ने 90,000 कंपन प्रति सेकेंड यानी हर्ट्ज की पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की थी। उसके बाद वैज्ञानिक एक थे इडेमान, उन्होंने सीटी द्वारा, ठीक है, गाल्टन सीटी के द्वारा एक निश्चित आयाम वाले 1,00,000 हर्ट्ज वाले 1,00,000 कंपन प्रति सेकेंड की पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की, तथा हॉफमान ने कांच की छड़ को उसकी लंबाई के समांतर दिशा में कंपित करके 33,000 कंपन वाली अधिक ऊर्जा की पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की थी। तो इस प्रकार यांत्रिक तरीकों से, मैकेनिकल रूप में इतने सारे पराश्रव्य तरंगे तो इन लोगों ने उत्पन्न किए। लेकिन इसके बाद में विद्युत जनित्र आया, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो कई सारे वैज्ञानिक थे, अटबर्ग ने एक स्पार्क गैप के द्वारा 3,00,000 आवृत्ति वाला पराश्रव्य ध्वनि को पैदा की, किंतु इस ध्वनि की भिन्न भिन्न आवृत्तियों का मिश्रण था और इनका आयाम भी अनिश्चित था, इसीलिए ये अनुपयोगी हो गए। ठीक है, पराश्रव्य यदि ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो उसका आयाम निश्चित रहेगा, जैसे हॉफमैन ने 33,000 वाला कांच की छड़ से उत्पन्न किया था, और निश्चित आयाम का गाल्टन ने 1,00,000 कंपन वाला उत्पन्न किया था। इस विद्युत जनित्र से उत्पन्न तो हुआ 3,00,000 हर्ट्ज वाले पराश्रव्य ध्वनि, लेकिन उनकी आवृत्तियां, विभिन्न आवृत्तियों का वो मिश्रण था, उसमें कभी कम फ्रिक्वेंसी था, कभी ज़्यादा था, उसका एम्पलीट्यूड भी अनिश्चित था, इसीलिए उसकी कोई यूज नहीं हो पाई। उसके बाद चुंबकीय आकारांतर जनित्र आया, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर। अब मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है
उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अथवा जो नली है उसकी लंबाई के समांतर उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाएंगे, उसमें आणविक पुनर्वस्था आ जाएगी। उस कारण उसके लंबाई में कुछ परिवर्तन आएगा, उसके लंबाई में कुछ परिवर्तन आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आकारांतर। ठीक है। अब लंबाई का यह जो परिवर्तन है वह चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है कि किस दिशा में वो चुंबक का बल क्षेत्र लगा है, उसी दिशा में लंबाई का वो परिवर्तन होगा। यदि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ उस प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाए तो वह अपनी स्वाभाविक तथा आवृत्ति से कंपित होकर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करेगा और इससे 200 किलोहर्ट्ज तक हमें आवृत्ति वाला ध्वनि सुनाई दे देगा। तो 200 किलोहर्ट्ज का ये ध्वनि हम लोग मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, दाब विद्युत जनित। इसमें क्या होता है तो 1880 में, ठीक है, पी और पीजे क्यूरी इन दोनों ने मिल के ये बताया कि कोई भी नॉन सिमेट्रिकल यदि मैग्नेट है, ठीक है, या स्फटिक के क्रिस्टल होते हैं जो बर्फ़ जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो बर्फ़ के बहुत ही पुराने क्रिस्टल हो गए होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यदि स्फटिक या कोई भी क्रिस्टल के किन्हीं विशेष अक्षों पर दबाव लगाया जाए तो उनके दोनों तलों पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। और कुछ दिनों बाद इन्हीं के द्वारा इससे विपरीत प्रभाव का भी आविष्कार किया गया। यानी यह बताया गया कि यदि बल लगाने से इन क्रिस्टलों की लंबाई में परिवर्तन होता है तो इस घटना को दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, दाब विद्युत प्रभाव। और सन 1917 में वहीं लैंजेविन ने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपित करने के लिए एक समस्वरित्र विद्युत परिपथ के द्वारा उसे उत्तेजित किया। यदि विद्युत परिपथ की आवृत्ति क्रिस्टल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो वहाँ पे रेजोनेंस पैदा हो जाता है और क्रिस्टल की जो आवृत्ति है और विद्युत परिपथ की आवृत्ति मिलते ही उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है। और वो हाई फ्रीक्वेंसी से क्रिस्टल दोलन करने लगता है। ठीक है। और क्रिस्टल अपनी स्वाभाविक आवृत्ति की से अधिक आयाम वाली पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसी के द्वारा इस समय अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न किया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कहीं पे अल्ट्रासोनिक वेव है कि नहीं है, हमारे आसपास अल्ट्रासोनिक वेव हो तो उसे हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो ध्यान देंगे पराश्रव्य ध्वनियों के परिचायक के बारे में। डिटेक्टर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या है? तो पराश्रव्य ध्वनि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पराश्रव्य ध्वनि के मुख्यतः 4 प्रकार के परिचायक होते हैं। यांत्रिक परिचायक यानी मैकेनिकल डिटेक्टर, ऊष्मीय परिचायक यानी थर्मल डिटेक्टर। तो पहले हम लोग देखेंगे यांत्रिक परिचायक के बारे में। यांत्रिक परिचायक यानी मैकेनिकल डिटेक्टर के बारे में। तो क्या है? तो जब गैस माध्यम में बिल्कुल हल्के ठोस अथवा द्रव के कण छोड़े जाते हैं, कोई भी गैस माध्यम हो उसमें हल्का ठोस अथवा द्रव के कण छोड़े जाते हैं, तब वे पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा चालित हो जाते हैं। ठीक है। ध्वनि के द्वारा अपने अव्यवस्थित्व के अनुसार चालित होते हैं और उन्हीं के गति से हम लोग जान सकते हैं कि
कि वहाँ पे पराश्रव्य ध्वनि है, हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा विकिरण मापी आता है, रेडियोमीटर। एक ऐंठन लोलक आता है, उससे भी हम लोग, एक पेंडुलम आता है, उससे हम लोग पराश्रव्य तरंगों का डिटेक्ट कर पाते हैं, उनका ज्ञान कर पाते हैं। और कैसे हम लोग जान लेते हैं, एक ऐसा डिटेक्टर होता है, उसमें भी ये तरंगे जब उस पर पड़ती हैं तो वो घूमता है, और उस पर लगा हुआ जो मिरर होता है उसके द्वारा हम नाप लेते हैं कि वहाँ से कोई भी अल्ट्रासोनिक वेव्स गुजरी हैं। और क्या होता है, तो जब ये तरंगे किसी ऐसे विद्युत सुचालक तारों पर गिरती हैं तो ऊष्मा पैदा करती हैं। ठीक है, और ताप के इसी परिवर्तन से ताप का विद्युत प्रतिरोध भी बदल जाता है। ठीक है, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, तो टेम्परेचर बदलेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, और इसी गुण का प्रयोग करके हम लोग जान जाते हैं कहीं पे अवस्रव्य तरंगे हैं। तो बात करते हैं यदि ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो क्या था, तो धातुएं कहाँ पे टूटी फूटी हैं उसका भी हम लोग पता लगा लेते हैं। और कहाँ था, कहीं पे मस्तिष्क में ट्यूमर कैंसर है, उन बीमारियों का भी पता लग जाता था। वो सारे के सारे कौन से इफेक्ट थे, वे सारे के सारे आपके यही इफेक्ट थे अल्ट्रासोनिक वेव के गुजरने के कारण। इसके अलावा इको इफेक्ट से हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो इको इफेक्ट से हम लोग जानते हैं कि कोई भी समुद्र है, समुद्र में आगे कोई बर्फ़ का टुकड़ा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक भाग बस दिखाई देता है, 3 भाग वो अंदर डूबा रहता है, तो उतना बस दिख रहा है, लेकिन नीचे और भी ज़्यादा बर्फ़ है, वो हम लोग यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेज करके जान सकते हैं। या आगे कोई दूसरी जहाज़ है, उन जहाज़ को भी हम लोग पता कर सकते हैं कि आगे कोई और छोटी जहाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, उसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं इसी से। ये अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से छोड़ करके देखेंगे टकरा के आ रहा है वापस। इसके अलावा समुद्र की गहराई कितनी है, इसका भी पता लगाते हैं। तो ये सारा इको इफेक्ट है, प्रतिध्वनि का परासन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद व्यसारण और कलिलीकरण, मतलब इमल्सिफाइंग करना और कहीं रंगाई पुताई करना, इन सब में भी यूज होता है इसी अल्ट्रासोनिक वेव का। तो जैसे दो यदि द्रव हैं आपस में घुल नहीं रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव से गुजारिए, दोनों मिलकर के इमल्सिफाइड लिक्विड बना लेंगे। ठीक है, दोनों जैसे दूध है, इमल्सन है ना, दूध में पानी भी रहता है और वसा भी रहता है, फैट भी रहता है। तो वो कैसे बनते, पराश्रव्य तरंगों द्वारा भी ऐसे ही द्रवों को घोल करके इमल्सन बनाया जा सकता है। ऐसे ही इसी तरंगों के प्रभाव से धातु भी द्रव में अपना इमल्सन बना लेते हैं। कई सारी धातुओं में, जैसे कि मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड हुआ, इन सब का यूज होता है। चांदी का जो हैलाइड होता है ना, इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। ये सब भी कैसे बनते हैं, ये सब भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं अल्ट्रासोनिक वेव से गुजारने पे। इसके अलावा जो हाई पॉलीमर है वो टूट टूट करके छोटे छोटे अणुओं में भी बदल जाता है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च यानी मंड टूट करके शर्करा में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा होता है। ठीक है, तो पराश्रय ध्वनियों की यूज कहाँ करते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में, पायसीकरण क्रिया में। और कहाँ होता है, अवक्षेपण क्रिया में, कोगुलेशन प्रोसेस में। तो मान लीजिए गैस माध्यम में कोई ठोस का छोटा छोटा कण है, तो उस ठोस के छोटे छोटे कण को
हम लोग चाहे तो अल्ट्रासोनिक वेव से रोक सकते हैं। ठीक है, तो जो कल कारखानों से धुआं निकलता है उन धुओं को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव से वहीं पे रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो वहीं पे जमा हो कर के रुक जाएंगे, उन हानिकारक धुआं नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार कोहरा तथा धुंध भी दूर किए जा सकते हैं। ये सब अल्ट्रासोनिक वेव के प्रयोग हैं। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इन तरंगों के कारण बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव इससे गुजार दिए तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो रहा केमिकल इफेक्ट। इसके बाद मान लीजिए कई सारे लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं। ठीक है, हाई चेन पॉलीमर हैं, जैसे उसमें ढेर सारे केमिकल कंपाउंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लंबी चैन वाली जो श्रृंखला है उसके बहुलकों को तोड़ करके छोटे छोटे चैन वाले श्रृंखला में बदला जा सकता है। ठीक है, छोटे चैन वाले श्रृंखला केमिस्ट्री में देखे होंगे, हाईली पॉलीमराइज जो चैन होते हैं लॉन्ग चैन वाले, उनको तोड़ करके छोटे बहुलकों में बदला जा सकता है। ठीक है, फिर इसके कुछ थर्मल इफेक्ट भी होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव भी होते हैं। जैसे पराश्रव्य तरंगों द्वारा ऊष्मा का उपयोग डायाथर्मी में होता है। ठीक है, जैसे कोई हड्डी है तो बिना हड्डी को गर्म किए इसके अंदर की मज्जा को यदि गर्म करना रहे, बोन मैरो को गर्म करना रहे, तो कैसे गर्म करेंगे, तो उसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव डालेंगे, तो उसके द्वारा बिना हड्डी के छेड़छाड़ के हड्डी की मज्जा को, बोन मैरो को गर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट के ये थर्मल इफेक्ट हैं अल्ट्रासोनिक वेव के। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजिकल इफेक्ट है, जैविक प्रभाव है। क्या, जैसे छोटे प्राणी हुए, मेढक हुआ, मछली हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये इन तरंगों द्वारा मर जाते हैं। यानी कोई भी जीवाणु हैं, जीवाणुओं में अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ दिया गया तो इनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैक्टोबैसिलस बैसिली की यदि एग्जाम्पल लिया जाए, जो दूध में होते हैं लैक्टोबैसिलस बैसिली, ये लैक्टोबैसिलस बैसिली ये क्या है, ये एक प्रकार के जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो दूध को कुछ देर रुक जाने पे ये क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ये दूध को ख़राब कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव गुजारेंगे। जब अल्ट्रासोनिक वेव गुजारेंगे तो ये क्या होगा, ये दूध में से बैक्टीरिया हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो दूध हम लोग को जीवाणु रहित मिलेगा। अब इससे और क्या किया जाता है, मांस को अधिक दिनों तक ताज़ा रख सकते हैं। मांस है, मांस भी कई प्रकार के जीवाणुओं के संपर्क में आने पे धीरे धीरे ख़राब हो सकता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव गुजारते रहिए, मांस को हम लोग अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं, अधिक दिनों तक। इसके अलावा शराब का जीर्ण बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो लिक्वर है उसकी भी आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये सारे पराश्रव्य तरंगों का इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान में अनुप्रयोग था। ठीक है, क्या क्या पढ़े, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर्स यानी पदार्थों का परीक्षण, प्रतिध्वनि परासन यानी इको इफेक्ट, व्यवसायरण और कलिलीकरण यानी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, और अवक्षेपण क्रिया यानी कोगुलेशन प्रोसेस, रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक प्रभाव। ठीक है, तो ये ढेर सारे हम लोगों ने प्रभाव पढ़े। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में पराश्रव्य ध्वनियों द्वारा, अल्ट्रासोनिक वेव्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना क्लास हो गया।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।